नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक खेड़े। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर। आज शुरुआत से ही भाऊ को लेंगे, तब हम खबर शुरू करेंगे। स्वागत है भाऊ। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में माहौल फिर बिगड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप बैठक ले रहे थे, और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। ईरान की 3 शर्तों पर बातचीत होनी थी। ईरान ने 3 शर्तें भेजी थी अमेरिका को कि ये 3 पर आप तैयार हो जाओ। आज ही, अभी तत्काल प्रभाव से होर्मुज हम खोल देते हैं, आप भी नाकेबंदी हटाओ, आप भी वापस जाओ, और होर्मुज में जो भी जो है परिवहन है वो सामान्य हो जाए। लेकिन वो 3 शर्तें आई, सारे टॉप के अफसर बैठे हुए थे और ट्रंप वहां पर बौखला गए। एज यूजुअल ये 3 बार हो चुका है सिचुएशन रूम में, महत्वपूर्ण बैठकों में ट्रंप का बौखलाना। याद कीजिए, एक रिपब्लिकन सांसद ने आज से महीने भर पहले कहा था कि ये ट्रंप नाम का व्यक्ति, रिपब्लिकन सांसद यानी ट्रंप की पार्टी का सांसद, कहा था ये व्यक्ति सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि ये मेंटली अनस्टेबल है, ये मानसिक रूप से अस्थिर है। फिर सिचुएशन रूम में बौखलाया, और सिचुएशन रूम में बौखलाया, साथ ही ईरान की 3 शर्तों को खारिज कर दिया। कुछ जो ट्रैक किए जाते हैं एयर रूट, उसकी ट्रैकिंग की कुछ खबरें आई हैं, वो हम आपको विजुअल के साथ दिखाएंगे, जिसके मुताबिक अमेरिका से बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट के तरफ बड़ी संख्या में हवाई यातायात पकड़ा गया है। और वो सामान्य नहीं है, वो कार्गो नहीं है, ये तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं। यानी अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। हम विजुअल आपको दिखाएंगे। तो बड़ा सवाल है, क्या फिर से भीषण युद्ध होने वाला है? और इस बार पिछली बार से ज्यादा भीषण युद्ध होने की आशंका इसलिए है क्योंकि अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, जहां कहा जाता था आपसी टकराव है, बिना आईआरजीसी या सुप्रीम लीडर के अनुमति के अब्बास अरागची जो लगातार डिप्लोमेटिक कदम बढ़ा रहे हैं, वो संभव ही नहीं। सुप्रीम लीडर का मैसेज लेकर के पुतिन के पास पहुंचे थे, रूस पहुंचे थे अब्बास अरागची। सामान्य तौर पर किसी देश का विदेश मंत्री आता है, खासकर अमेरिका और रूस जैसे देशों में, बड़े देशों में, या चीन जैसे देशों में, तो विदेश मंत्री आता है, वो विदेश मंत्री से मुलाकात करता है। पुतिन तो नॉर्मली विदेश मंत्रियों से, किसी देश का विदेश मंत्री आए तो मुलाकात नहीं करते, लेकिन पुतिन अब्बास अरागची का इंतजार कर रहे थे, और अब्बास अरागची के पहुंचते ही सीधे अरागची को पुतिन के पास ले जाया गया, और वहां पर एक हाई लेवल की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद रूस ने अमेरिका को समुद्री लुटेरा कहा, और कहा हम ईरान के साथ हर कदम पर खड़े हैं। यानी रूस खुलेआम, जब एक तरफ ट्रंप सिचुएशन रूम में उछल कूद मचा रहा था, तो रूस, पुतिन खुलेआम ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे थे। इसके साथ ही एक दुनिया के सबसे महंगे याट में से एक याट है, पुतिन के बहुत करीबी का है, वो उसी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। ना अमेरिकी नाकेबंदी की हिम्मत होती है, और ईरान तो दोस्ती निभा रहा है। साथ ही ये खबरों का पूरा गुलदस्ता है इस बार मिडिल ईस्ट का। साथ ही यूएन में, जहां पर जिस यूएन को संयुक्त राष्ट्र को जेब में रख करके घूमने की आदत हो गई अमेरिका को, उसी यूएन में ये रूस, चीन, इन सब के सहयोग की ही बदौलत हुआ है। ईरान ने अमेरिका को करारी पटकनी दी है। एनपीटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी कमेटी में उपाध्यक्ष की कुर्सी हासिल की। अमेरिका ने भयंकर विरोध किया, खूब चीखा चिल्लाया। सोचिए आप, एनपीटी और परमाणु पर कमेटी यूएन की, और ईरान उपाध्यक्ष, और ये उसी के लिए युद्ध लड़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो भी लोग जियो पॉलिटिक्स और ये सब कुछ देख रहे हैं, वो ये जो कार्यक्रम हमारा है, इसको स्पेशली देखिए आप लोग, क्योंकि ये एक पूरे नए सिरे से मिडिल ईस्ट में, हम तो वर्ल्ड ऑर्डर की बात बार बार कर रहे हैं, नए सिरे से अगर युद्ध भी होता है तो उस युद्ध को भी नई दिशा और नए सिरे से परिभाषित करने वाला कार्यक्रम है। मैं शुरू करता हूं एक एक करके। भैया लाइए, पहले हेडलाइन लाइए। बाइटें भी कुछ वो बाद में सुनाएंगे।
परमाणु डील पर अड़ा यूएस, अधिकारियों का दावा, ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप नाखुश, फिर शुरू होगी जंग। आगे चलिए। ईरान ने भेजा ऐसा प्रस्ताव, टेंशन में आए ट्रंप, जाने अमेरिका के सामने तेहरान ने रखी कितनी शर्तें। 3 शर्तें हैं, वो भी दिखा देंगे। ईरान के 3 सूत्री प्रस्ताव को ट्रंप ने खारिज किया, आगे बातचीत की उम्मीद कम। आगे चलिए। ये मुझे पसंद नहीं आया, परमाणु कार्यक्रम का कोई जिक्र ही नहीं, ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप नाखुश। अब जरा भीतर चलिए, इसमें खबर में क्या क्या शर्तें थी, क्या हुआ है सिचुएशन रूम में, राइटर्स ने क्या रिपोर्ट किया, सब बताते हैं। राइटर्स ने बताया कि इस प्रस्ताव की समीक्षा सोमवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के दौरान की गई, जहां एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। आगे बढ़िए जरा। यह प्रस्ताव जो कथित तौर पर पाकिस्तान के जरिए भेजा गया था, उसके स्वीकार किए जाने की संभावना कम ही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते में यह शर्त जरूर होनी चाहिए कि ईरान परमाणु हथियार न बना पाए। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि अमेरिका ऐसी किसी भी कोशिश को खारिज कर देगा जिससे एक ऐसी व्यवस्था को सामान्य बनाने की कोशिश की जाए जिसमें ईरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक तक पहुंच को नियंत्रित करे, यानी होर्मुज को नियंत्रित करे। ऐसा कोई भी जो कोई व्यवस्था अमेरिका नहीं बनाने देगा, उसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन अनुमति मांग कौन रहा है। आगे चलिए। रूबियो को तो सुनवा भी देंगे, रूबियो की क्लिप आगे हम। रूबियो ने कहा अगर होर्मुज को खोलने से उनका मतलब यह है कि हाँ, स्ट्रेट तब तक खुला है जब तक आप ईरान के साथ तालमेल बिठाते हैं, हमारी इजाजत लेते हैं, वरना हम आपको उड़ा देंगे और आपको हमें पैसे देने होंगे। तो यह स्ट्रेट को खोलना नहीं है, यह एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। अब अगला लाइए। ये 3 शर्तें जो थी, 3 शर्तें देखिए। पहली शर्त क्या थी? अमेरिका इजराइल का ईरान पर युद्ध समाप्त करना और नए युद्ध या हमले के खिलाफ गारंटी देना। ये डे 1 जो पहली बार शर्तों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें से आज तक कंटिन्यू। दूसरा, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और होर्मुज समेत प्रमुख शिपिंग मार्गों को फिर से खोलना। और तीसरा, बाद में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा। ये एकदम अभी चर्चा में ही नहीं होगा। आपसे इस पर कोई बात नहीं, परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन पर। इस पर चर्चा बाद में होगी। सब कुछ खत्म करिए, युद्ध न करने गारंटी दीजिए, तब चर्चा होगी। पहले क्या था कि चर्चा उसी समय हो जाएगी, आप ये गारंटी दो और चर्चा करो। अब पहले गारंटी दे के घर जाओ और फिर चर्चा के लिए हम सोचेंगे कि कब चर्चा करनी है। ये था, इसको खारिज किया गया। पहले हम इसी पर एक सवाल लेंगे, फिर हम आएंगे रूस वाले चैप्टर पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। भाऊ, ये 3 शर्तें और ट्रंप की बौखलाहट, और आगे आपको एक विजुअल दिखाएंगे हम। अगर वो विजुअल हो तो अभी ही दिखा दीजिए, मतलब रेडी है। एक विजुअल है जिसमें जो है एयर ट्रैफिक होता है ना, एयर ट्रैफिक को दिखाया जाता है। वो एयर ट्रैफिक वाला विजुअल दिखा दीजिए अगर, तो ज्यादा बेहतर हो। हाँ चलिए, ये ले आए आप तो बहुत बढ़िया है। इसमें बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं एयर ट्रैफिक, ये करंट रिपोर्ट से लेकर के तमाम जगहों पर ये आज आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर के रूप में इसको चिन्हित किया जा रहा है। यूएस एयरफोर्स का सप्लाई चेन मिडिल ईस्ट में इन दिनों लगातार देखा जा रहा है। जिस इंटेंसिटी के साथ ये हो रहा है, कोई सामान्य मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन जैसा नहीं लगता। ये मधुरेंद्र ने लिखा है। मधुरेंद्र मिडिल ईस्ट से आए हैं लौट करके, इजराइल वॉर कवर करके। तो ये बता रहे हैं कि जो ये है देखा जा रहा है, वो इंटेंसिटी ये सामान्य मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगता है। ऐसे एयर ब्रिज हम लोगों ने 28 मार्च से पहले भी देखे थे, जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले ऐसा ही एयर ब्रिज, जिसके साथ ही ईरान पर हमला शुरू हुआ था। एक बार फिर डिप्लोमेसी खटाई में है और हुर्मुज का चक्रव्यूह ट्रंप के लिए अभेद्य बन चुका है। ऐसा लगता है यह एयर ब्रिज कभी भी सीज फायर पर भारी पड़ सकता है। ये उस पत्रकार ने इस एयर ट्रैफिक पे लिखा है जो 28 फरवरी युद्ध शुरू होने से पहले ही उस युद्ध के क्षेत्र में पहुंच चुका था और पूरा युद्ध 25 दिन का युद्ध करीब कवर करके लौटा, 25-26 दिन।
अब हटा दीजिए। सिचुएशन रूम की बौखलाहट, 3 शर्तें मानने से इनकार करने की खबर अधिकारियों द्वारा, राइटर्स जो छापता है, क्या भाऊ देखिए फिर भीतर जंग की आहट है? देखिए आशीष जी, एक सर्वे, जो 2 सर्वे का रिपोर्ट हमने किया था, एक पॉपुलैरिटी ट्रम्प की, जो पूरी ओवरऑल जनरल डेमोक्रेट्स में और रिपब्लिकन्स में, जो लगातार नीचे गिरी है। इतना नीचे किसी भी राष्ट्रपति की अभी तक पॉपुलैरिटी गिरी नहीं थी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सर्वे था महंगाई के ऊपर। महंगाई के ऊपर जो गैसोलीन है, जहां गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल और डीजल को, इनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ गई है और उसके चलते पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्शन महंगा हो गया। वहां इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी आशंका बनी हुई है। सप्लाई चेन बाधित है। जो बाकी सप्लाई अमेरिका को होता है, क्योंकि शिपिंग के रेट बढ़ गए हैं और इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है, लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गई है। इसलिए अमेरिका की जनता, जो पहले से ही हेल्थ सेक्टर में उसने कट किया, बहुत सारे सोशल सेक्टर्स में उसने कटिंग किया, तो वो मार अलग पड़ रही है और महंगाई अलग होगी। इसलिए वहां पे ट्रम्प को सबसे पहले वहां पे क्रूड प्राइस कंट्रोल करनी है। बीच में अमेरिका ने बहुत सारा तेल मार्केट में दिया, इसके बावजूद भी क्रूड प्राइस नीचे आने की उम्मीद नहीं है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग में एक करीब करीब $115 का बिक चुका है। तो एक ही रास्ता है क्रूड के प्राइसेस नॉर्मलाइज करने का, हॉर्मुज खोलना चाहिए, इसके बगैर में। तो प्रायोरिटी उसकी है हॉर्मुज खोलने की। जो उनकी ईरान ने कहा कि भाई देखो, ईरान ने तो ब्रह्मास्त्र बना के रखा है हॉर्मुज को। एटॉमिक बॉम्ब से ज्यादा बड़ा बॉम्ब उनके पास हॉर्मुज है। उन्हें कहा कि हम हॉर्मुज इमीडिएटली खोलेंगे, एक तो पहले आप बाहर का जो ब्लॉकेड है वो खोल दीजिए, हम हॉर्मुज खोल देंगे, साथ में आप हमको गारंटी देंगे कि अब ये युद्ध समाप्त हो गया अमेरिका और ईरान का, और अमेरिका हमला नहीं करेगा। उन्होंने पूर्ण रूप से युद्ध समाप्त होने की घोषणा नहीं की ईरान ने, अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा की। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बता देता हूं कि अमेरिका के साथ सीज फायर भी हो गया तो भी ईरान और इजराइल के बीच में लगातार तनातनी चलती रहेगी। ये तो एक एक सेक्टर हो गया। दूसरी बात, क्योंकि ये पूरा गेम प्लान ही रचा गया था एटॉमिक बॉम्ब के नाम पे और एटॉमिक वेपन के नाम पे, तो थोड़ी इज्जत इसी में बच जाए कि वो एटॉमिक प्रोजेक्ट पे काम न करने की बात करें। ईरान को ये कहना कि हम एटॉमिक वेपन नहीं बनाएंगे, ये कोई नई बात नहीं। ईरान पहले भी 2 बार ये लिखित में दे चुका है कि हम एटॉमिक एनर्जी का उपयोग शांति के लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं, हम एटॉमिक वेपन नहीं बना रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। उन्होंने परमाणु संधि पे भी हस्ताक्षर किए थे, वो भी यही कहती है कि आपको अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु का उपयोग कर सकते हैं, युद्ध के लिए नहीं, या इसका हथियार नहीं बना सकते। जब ये स्थिति ऑलरेडी है, लेकिन ये जो चाहता है कि ये परमाणु पे काम करना ही छोड़ दे, संवर्धित परमाणु, संवर्धित यूरेनियम हमारे हवाले कर दे, वो कभी ईरान नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अमेरिका इतना प्रेशर में आया है कि अमेरिका को ये कहना पड़ेगा कि ठीक है, आप हमको लिखित में दे दीजिए कि हम आप इसका वेपन नहीं बनाएंगे। वो ईरान पहले भी दे चुका है और ईरान आज भी कहता है कि हम वेपन नहीं बनाएंगे। और उसके बाद ईरान वो हार्मुज खोलेगा, वो ब्लॉकेड खोलेगा। दूसरी बात, जो एयर ट्रैफिक का आपने मूवमेंट बता दिया है, उसमें 2 चीजें हैं। क्योंकि अब एमिनेशन है नहीं अमेरिका के पास। जो खाड़ी के देशों में जितने भी थे, आपने देखा होगा कि जो थार की बैटरी थी, वो तो उनने साउथ कोरिया से भी उठा के लाए थे खाड़ी के देशों में। अब वो भी सब खत्म हो गए। तो उनको बेसिकली यदि युद्ध करना भी है तो उनको पहले सारा अपना बारूद गोला इकट्ठा करना होगा, देसी भाषा में बात करूं तो। दूसरी बात है कि आर्मी को सिर्फ बारूद गोला ही नहीं, जो 50,000 और जो बाद में 10,000 पकड़ी, 60,000 की जो वहां पे आर्मी की स्ट्रेंथ अभी बची, नेवी आर्मी एयरफोर्स पकड़ के जो है पूरा मिडिल ईस्ट बेस में और इस युद्ध में झोंक दी है, उनको रेगुलर सप्लाईज भी नहीं हो पा रहे, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये भी रिपोर्ट हमने दी थी। तो रेगुलर सप्लाईज के लिए भी ये शिप्स हो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि किसी भी हालत में कोई ईरान पर जमीनी हमला का विरोध अमेरिका की पूरी
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने मिलकर किया है। वो किसी भी हालत में अपने आर्मी के जवानों को उनकी शहादत पे नहीं भेजना चाहते, क्योंकि ये युद्ध अमेरिका ने लादा है ईरान पे। ये युद्ध अमेरिका ने खुद पे ओढ़ लिया है। कोई अमेरिका को धमकी थोड़ी दी थी, अमेरिका के हाँ। एयर बेस पे थोड़ी हमले हो रहे थे। वो तो इजराइल और ईरान लड़ते रहते आपस में, क्योंकि आपने पहला हमला शुरू किया ये बोल के हम नहीं करते तो वो करते। और फिर उसके बाद आपके सारे हवाई जितने भी आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है 8 देशों में, मिडिल ईस्ट के, सब नेस्तनाबूद हो गए, एम्बेसीज नेस्तनाबूद हो गई, सीआईए का ऑफिस नेस्तनाबूद हो गया, आपके रडार नेस्तनाबूद हो गए, आपका अब्राहिम लिंकन मार खा गया, आपका ट्रिपोली मार खा गया, आपका F-35 ये तो हम कई बार बोल चुके हैं। तो ऐसे में अब ट्रंप, जो हम कहते हैं कि ऑनरेबल एग्जिट, और ट्रंप जितना बौखलाहट दिखा रहा है वो उतना ही ऑनरेबल एग्जिट के लिए परेशान है, ये भी समझ लीजिए। एग्जैक्टली। अब दूसरी बात पर है, आते हैं। दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है कि ये युद्ध और थोड़ा लंबा खींच गया 2 सप्ताह, तो ऑटोमेटिकली इसको वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये वॉर में टर्न होते ही कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो टाइम लिमिट के पहले ट्रंप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। यदि ट्रंप हवाई यातायात बढ़ा रहा है, जो मधुरेंद्र जी ने जो बताया है, उससे यदि वो सप्लाई चेन टाइट कर रहा है और एमिनेशन ला रहा है, तो फिर इनके भी फॉरेन मिनिस्टर रशिया को मिल रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, और यहाँ इससे तो कुछ किसी ने नकारा नहीं, ईरान ने, हम तैयारी नहीं कर रहे। इस पूरे 15 दिन के सीज फायर और बाद में अनलिमिटेड पीरियड के सीज फायर में ईरान पूर्ण रूप से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा था, पूर्ण रूप से। हाँ, और इसके कई वीडियोस हमने दिखाए, अमेरिका से बड़ी तैयारी कर रहा था। तैयारी कर चुका है। और 2-3 बातें और हैं। देखिए, जो युद्ध घोषित करना पड़ेगा, चाहे अमेरिका, जो ये पॉइंट है ना, चाहे अमेरिकी कांग्रेस अब जानबूझ करके मूर्ख बन के बैठी है। अगर युद्ध नहीं तो सीज फायर कैसा? सीज फायर वार्ताएं कैसी? सीज फायर का मतलब ही होता है, जितना हम जानते हैं, ट्रंप इतना नहीं जानते हैं, मोदी इतना, लेकिन सीज फायर मतलब युद्ध विराम। ऑपरेशन में सीज फायर थोड़ा ना, युद्ध में सीज फायर होगा, युद्ध की स्थिति है। दूसरी बात, दूसरी चीज, जो एनबीसी की रिपोर्ट हमने सबसे पहले दिखाई थी, एनबीसी की रिपोर्ट, एनबीसी अमेरिका का प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, उसने ट्रंप के पूरे 55-57 दिन के झूठ को बेनकाब कर दिया था, भाऊ मैप के साथ, और एक एक बेस के साथ। एक बेस पे इसने की, इस बेस पे हमला हुआ, किस बेस पे कितने टारगेट ईरान ने किए और उसमें कितनी तबाही की, एनबीसी की रिपोर्ट है। और एनबीसी की रिपोर्ट पूरा मैंने दिखाया था, उसमें यहां तक है कि 65 साल पहले जब पहलवी राजवंश था, तो अमेरिका ने एक जहाज दिया था F5 से कुवैत में घुस करके अमेरिका का बेस ही उड़ा दिया था, F5 से। एक तो F35 तुम्हारा गिरा रहे हैं, और 65 साल पुराने F5 से, जब F5 से चल के F35 तक पहुंचा अमेरिका, F5 से तुम्हारे बेस उड़ा रहा है। सारा कुछ, मतलब जो डिस्ट्रॉय किया है ना, उसकी भरपाई में इन पर साल भर लगेगा। इस युद्ध ने युद्ध नीति बदल दी है। किसी भी युद्ध का आज के डेट में ये डिफेंसिव वॉर होता है। सबसे पहले अटैक से अपने आप को बचाना। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका और इजराइल का था, जिसके लिए वो जाने जाते वर्ल्ड में, वो ईरान ने पहले सप्ताह में ही डिफ्यूज कर दिया। जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही डिफ्यूज हो गया है, उसके बाद तो आपके सारे टारगेट्स नेकेड टारगेट्स हैं, अनप्रोटेक्टेड टारगेट्स हैं। उस पे इन्होंने, क्योंकि उनको उसको इंटरसेप्ट करने की सिस्टम ही नहीं आपके पास। सिस्टम करती है काम रडार पे। जब आपने रडार ही नेस्तनाबूद कर दिया, और रडार जमीन पे नहीं, 50,000 मीटर ऊपर जो था, जिसको बर्ड आई ऑफ द अमेरिका कहते थे, उसको उड़ा दिया। एक कम्युनिकेशन सेंटर चलता था, एक प्लेन में 2 प्लेन, जो 6 प्लेन थे, उसमें से एक को उड़ा दिया और 6 को ग्राउंड कर दिया जमीन पे ही। तो आपका कम्युनिकेशन लिंक ही टूट गया। जब आपके पास डाटा प्रोसेसिंग नहीं है, रियल टाइम डाटा नहीं है,
या डाटा आते तो उसको प्रोसेस करने की फैसिलिटी नहीं है। सैटेलाइट डाटा देगा लेकिन नीचे प्रोसेसिंग ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड पे जो प्रोसेसिंग कर रहा था वो यूनिट उड़ा दिया। बाकी अच्छा, इनका जो प्रोसेसिंग यूनिट है ईरान का, ये सब अंडरग्राउंड है। रियल टाइम डाटा चीन और रशिया देते हैं और ये प्रिसाइजली, मतलब इतना एक्यूरेसी के साथ, यदि आपके पास डाटा प्रोसेसिंग नहीं तो हो ही नहीं सकता। हयात होटल के उसी पर्टिकुलर फ्लोर पे हिट कर रहे हो जहां लोग बैठे हैं, या एम्बेसी में जो रडार है आपका, रडार सिस्टम ही आप हिट कर रहे हो, या पर्टिकुलर बिल्डिंग में जहां सर्वर्स रखे हुए हैं। जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज को हमले बोले थे उन्होंने, 8 कंपनी की लिस्ट दी थी, उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को नहीं हमला किया, उन्होंने उस सर्वर वाले ब्लॉक पे हमला किया जिसमें पूरा क्रिपल हो गया काम उनका। तो इतना रियल टाइम डाटा जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक नहीं आप करेंगे। इनके सारे ग्राउंड पे डाटा थे सब खत्म हो गए, इनके सब अंडरग्राउंड है, ये काम कर रहे हैं। तो इनको समझ में तो आया, अरबों डॉलर का अरबों रुपए का, खरबों रुपए का मैं बोल रहा हूं नुकसान हुआ है 8 बेस पे। ये बेस रीबिल्ड करने में आपको सालों लग जाएंगे। जैसे कटार की रिफाइन जैसी गैस टर्मिनल के लिए 5 साल बोल रहा है वो, वैसे ही कुछ सालों लग जाएंगे। और बाद में ये भी बड़ी ये है कि ये सब सपोज ये सीज फायर होता है, एग्रीमेंट मानते हैं और ये चले भी जाते हैं, तो क्या ये 8 देश फिर से बेस बनाने के लिए हाँ कहेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। चीन के करीब जा रहे हैं, चीन यूएई चीन से बातचीत कर रहा है। मैं रूस वाला दिखाता हूँ पूरा कैसे चेंज हो रहा है। तो अगली खबर पे आइए, जरा हेडलाइन लाइए। होर्मुज की नाकाबंदी का पूरा हक, यूएन में रूस ने फिर किया ईरान का सपोर्ट, अमेरिका को कहा समुद्री लुटेरा। देखिए आगे चलिए। रूस आया ईरान के साथ, अमेरिका के सामने 3 शर्तें, घुटने टेकेंगे ट्रंप या गरजेंगी मिसाइलें, होर्मुज का क्या। रूस आया ईरान के साथ, दोनों खबरें रूस आया ईरान के साथ है, दोनों के भीतर की खबर एक साथ ले आइए। चलिए जरा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस की राजधानी में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और बातचीत की विफलता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई थी लेकिन अमेरिका की हाई डिमांड की वजह से समझौता नहीं हो सका। अरागची के बयान से साफ है कि ईरान अभी भी बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वह अमेरिका के रुख से संतुष्ट नहीं है। इस बीच ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के भी सख्त रुख दिखाया है। आगे चलिए। मतलब इसमें ये भी दुनिया में डिप्लोमेसी, ये चला गया मैसेज कि ईरान तो तैयार है, अमेरिका हठधर्मिता कर रहा है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि एक नए प्रस्तावित कानून के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य की जिम्मेदारी देश की सशस्त्र सेनाओं को दी जाएगी। ये नया कानून ही लाएंगे, प्रस्तावित कानून है। उन्होंने बताया कि अभी भी इस अहम समुद्री रास्ते पर सेना का नियंत्रण है और दुश्मन जहाजों के गुजरने पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। अजीजी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून के मुताबिक इस जलमार्ग से होने वाली कमाई ईरान की स्थानीय मुद्रा रियाल में ही ली जाएगी। गौरतलब है कि होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। ऐसे में ईरान के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, या पड़ सकता है, नहीं पड़ रहा है। आगे चलिए जरा। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच सोमवार को रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान का जोरदार बचाव किया। होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही को सीमित करने के ईरान के अधिकार का बचाव करते हुए रूसी राजदूत वसीली नेबेंजिया ने पश्चिमी देशों पर पाखंड और समुद्री डकैती का आरोप लगाया। ये रूस का स्टैंड यूएनएससी में है, अब समुद्री डकैत उस पर आ रहा है और ईरान के साथ खड़ा है कि ईरान जो अगर बंद करता है ठीक है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची के साथ मुलाकात करके अपने पूर्ण समर्थन की बात कही है। मालूम हो कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची इस्लामाबाद की अपनी संक्षिप्त यात्रा के बाद रूस पहुंचे थे। वहां सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी और वीरता से लड़ने को लेकर ईरानियों की सराहना की और कहा कि हम 100% आपके साथ हैं। आगे बढ़िए, आगे चलिए, अगले पे आइए तो एक साथ चलेंगे इस सवाल पर। ये देखिए खबर, उसके साथ ही इस खबर को रखना है। संयुक्त राष्ट्र में यूएस तेहरान में हुई जोरदार भिड़ंत, अमेरिका की एक नहीं चली और ईरान को मिल गई ये बड़ी जिम्मेदारी। ये उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है तेहरान जो वो है ईरान को, मतलब तेहरान लिखा है वो ईरान के लिए लिखा है।
उसको मिली है, जो एनपीटी और परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र की समिति है, उसकी उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है ईरान को। आगे चलिए, खबर के भीतर क्या बहस हुई, बहस दिखाते हैं। अमेरिकी हथियार नियंत्रण और अप्रसार ब्यूरो के सहायक सचिव क्रिस्टोफर या ने कहा कि ईरान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है और आईएईए के साथ पूरी तरह सहयोग करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा, इस पद पर उनकी नियुक्ति एक अपमान है। ईरान ने इस बयान को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, तो दूसरी ओर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संघर्ष विराम और पीस टॉक की अपील की। आगे चलिए, ईरान ने क्या जवाब दिया। ईरान के राजदूत रेजा नजफी ने अमेरिका के दावों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश होने के नाते अमेरिका को दूसरों पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए। ये लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है जिसने इस्तेमाल किया, बाकी तो कोई किया नहीं है। तो ये तो ज्ञान न दे, कम से कम इसको ज्ञान देने का कोई अधिकार ही नहीं है। और फाइनली वहां पर जिम्मेदारी ईरान को दी गई। भाऊ, उनकी तैयारी, एयर ट्रैफिक, सबको एक तरफ रखिए। ईरान की तैयारी और ईरान की दो तरफा तैयारी है। यहाँ पर एक तरफा तैयारी पर सब बात करते हैं कि हथियार है, मिसाइल है, समुद्री माइंस हैं। युद्ध की तैयारी और डिप्लोमेसी जो है, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी, ये दोनों को एक साथ कैसे देखा जाए। ये इससे पहले भी हमने एक कार्यक्रम में कहा था कि हेड्स ऑफ टू ईरान, ईरान की डिप्लोमेसी का लोहा लेते हैं। ईरान अपने, मतलब आप देखिए, ईरान इजराइल को निपटा रहा है, अमेरिका के साथ युद्ध भी कर रहा है, खाड़ी देशों को टारगेट भी बना रहा है, लेकिन खाड़ी देशों के लिए दरवाजे भी ओपन रखे हैं। और बात यहां तक आ गई कि खाड़ी देशों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि हम आपस में पड़ोसी है, हमको साथ में हमेशा रहना है, तो हम क्यों ना अपने एक दूसरे के साथ रहे। ये लगातार जो प्रेशर बना रहा है खाड़ी के देश, ये कहीं ना कहीं अमेरिका से अलग होने की बात दिखती है। कई खाड़ी के देशों ने चाइना से मुलाकात की, चाइना की करेंसी में तेल बेचने की बात की, तो ये कहीं ना कहीं डॉलर से दूर हटने की बात होती है। ये अमेरिका की विफलता है। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन और नाटो, ये दोनों यदि आज अमेरिका के साथ नहीं है, तो इसमें ईरान की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत मानता हूं मैं। ईरान ने यूरोप को वैसे भी खुला ऑफर दिया था कि यदि यूरोप को हार्मुज से निकलना होगा, यूरोपियन जहाजों को, तो बाकायदा वो हमसे बात करे, हम सेफ पैसेज यूरोप को दे देते हैं। अमेरिका का साथ देने के लिए यूके, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो मेजर उसके सपोर्टर थे, उसका अलग होना, स्विट्जरलैंड का आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, ये सारी बातें सिर्फ अमेरिका के विरुद्ध नहीं है। जब अमेरिका के विरुद्ध ये बातें हो रही है, तो इसमें ईरान के फेवर माना जाएगा, क्योंकि यदि ये इस युद्ध में ये लोग नहीं आते, तो ये ईरान की डिप्लोमेसी है कि इन्होंने इन तमाम देशों को अमेरिका से दूर रखा। ये ईरान के लिए एक प्लस पॉइंट भी है, जिसको हम मानसिक रूप से विक्षिप्त कह रहे हैं। और हम ही नहीं, अब तो उनके रिपब्लिकन के कांग्रेसमैन यानी सांसद भी बोल रहे हैं कि ये विक्षिप्त आदमी है, इसको हटाना होगा व्हाइट हाउस से। जिसको हम विकसित कह रहे हैं, वो एक वरदान बन के ईरान के पास आ गया है। ईरान के लिए उसका विकसित होना वरदान है, क्योंकि इसकी मूर्खता के कारण यूरोप अलग हुआ, इसकी मूर्खता के कारण नाटो अलग हुआ, इसके मूर्खता के कारण चीन और रशिया इसको ललकार रहे हैं, इसकी मूर्खता के कारण जापान विड्रॉ हो गया मिसाइलें तैनात करके। ये सारी चीजें जो है, ये ट्रम्प बाबा की मूर्खता के कारण है, और इसका बेहतरीन यूज ईरान ने किया। काश ऐसा कोई विदेश मंत्री हमारे पास भी होता। ये पता नहीं जयशंकर कैसा कॉपी करके पास होगा, IFS कहाँ से बना है भगवान जाने, और उसकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, वो कोस रही होगी कि कैसे कैसे स्टूडेंट हमने यहाँ पे पैदा किए, जो पूरी विदेश नीति अच्छी खासी बनी हुई डिरेल कर दी। जो ईरान देख रहा है, वो भारत क्यों नहीं देख रहा था। भारत को जब पता था कि ट्रम्प के खिलाफ उसकी जनता है, ट्रम्प के खिलाफ उसके कांग्रेसमैन है, ट्रम्प के खिलाफ अब उसके आर्मी के लोग भी हो गए। जब ट्रम्प का सब कुछ विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में ट्रम्प के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर जब आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे बात करनी होती है, तो फिर थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए। छिछोरा नेतृत्व यदि देश को नेतृत्व देगा, तो वो छिछोरापन आपको विदेश नीति में भी झलकेगा।
वही छिछोरापन विदेश नीति में झलक रहा है, जहां हम बुरी तरह से मार खा गए। नहीं तो जो ईरान की स्थिति थी उससे ज्यादा मजबूत स्थिति भारत की थी एक समय। इसमें भारत ने कई बार, जवाहरलाल नेहरू ने भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच का जो युद्ध विराम है वो जवाहरलाल नेहरू के पूरे क्रेडिट में जाता है, क्योंकि पूरे विश्व ने कहा कि आप थोड़ी बात करो तो काम होगा, और उन्होंने बात की। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, उनके डिग्री को लेकर कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, और सारी यूनिवर्सिटी गर्व से कहती है कि जवाहरलाल जी हमारे यहाँ पढ़े हैं, उनको गर्व होता है। यहाँ पे शर्म आती है यूनिवर्सिटियों को कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पढ़े हैं। दिल्ली डिग्री नहीं यूनिवर्सिटी ने भी मना कर दिया, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी मना कर दिया, उधर गुजरात यूनिवर्सिटी तो केस ही करता है उसको, मतलब इतना उनको शर्म आती है कि अब आप बोलो कि पीएम ने आपके यहाँ डिग्री ली तो आपके खिलाफ केस कर देता है कि आप गाली क्यों दे रहे हो हमको। पीएम का डिग्री लेना मतलब गाली हो गई यूनिवर्सिटियों को, वो इस हिसाब से बिहेव कर रही है। कुल मिलाकर ईरान की डिप्लोमेसी में आज के डेट में ईरान और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो अपने जगह पे है, लेकिन यदि दुश्मन कोई अच्छी चाल चलता है तो उसको आप सराहना करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, उसको मना नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो जबरदस्त तरीके से चल रही है, वो डिप्लोमेसी कम से कम ये बताती है कि उन्होंने स्कोर किया, वो विन विन सिचुएशन में आ गए, ईरान विन विन सिचुएशन में आ गया। ईरान का यूनाइटेड नेशंस में उस उपाध्यक्ष पद पे बैठना, इसका मतलब वर्ल्ड के कई देशों ने उसको समर्थन किया। अमेरिका अकेला पड़ गया, अलग थलग पड़ गया। अमेरिका का यूनाइटेड नेशंस में अलग थलग पड़ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो अमेरिका की जे भी संस्था थी, वहां पे भी ईरान ने यदि छेद किया, और वो ऐसे कमेटी का उपाध्यक्ष बना है जो परमाणु को लेके बात करती है। अब आप उसी पे आरोप लगा रहे हो, अरे उपाध्यक्ष है वो उस कमेटी का, जो परमाणु नियंत्रण, शस्त्र नियंत्रण में काम करती है। वो कहेगी कि हम उपाध्यक्ष हैं, हम काम खुद थोड़ी शस्त्र बना रहे हैं, यार अजीब बात कर रहे हो। और ये बात हमको आप बता रहे हो जो शस्त्र पहले से, उन्हें सही कहा, यदि परमाणु उपयोग किसने किया है अभी तक जीवन में तो इसे ने किया, इसको पढ़ने, और ये हमको बता रहा है कि तुम उपयोग नहीं करो। अब 2-3 खबरें और हैं, ये खबरों को सिर्फ हम दिखा देते हैं, इन खबरों को आप जोड़ करके देखिएगा। लाइए हेडलाइन लाइए, ये रूस की भूमिका, और रूस की भूमिका आगे कितनी हो सकती है, और रूस की भूमिका बढ़ेगी तो इसका मतलब भारत में तो बहुत लोग जश्न मनाने लगते हैं। जश्न कौन? वही गोदी मीडिया, झांसा देने वाले कि रूस आ रहा है, पाकिस्तान पिट गया। आप रूस चीन सब आएंगे, पाकिस्तान ने अपनी गजब की स्थिति बना ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पाकिस्तान, अब्बास अरागची रूस से निकलने के बाद मैं एक अपडेट दे दूं कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। रूस में ऐसी क्या बात हुई कि अब्बास अरागची पाकिस्तान फिर तुरंत लैंड कर गए, रूस से सीधा पाकिस्तान लैंड। ये तीसरी बार पिछले 48 घंटे में। ये देखिए, पाबंदियों के बीच होर्मुज से गुजर गई पुतिन के करीबी की लग्जरी याट का कीमत 4710 करोड़, मतलब 5000 करोड़ की ये याट है। ये शुक्रवार को दुबई से रवाना हुई, शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट पार किया और रविवार सुबह ओमान के मस्कट पहुंच गई। ये गिनी चुनी शिप्स में से है जो ये पार की है। ये व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही करीबी अरबपति हैं, एलेक्सी मोर्दासोव, उनकी पत्नी की कंपनी की याट है ये। चलिए अब आगे चलिए जरा, ये याट गुजर रही है, युद्ध की बात हो रही है, उसके बीच में रूबियो युद्ध, एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, क्या कह रहे हैं मार्को रूबियो ऑन ईरान? ईरान कैन नॉट बी द sole beneficiaries of the illegal, unlawful and unjustified system of tolling and control in the straits. सुनवा दीजिए, सुनवाइए। At the end of the day, even though they are radicals, there are still people in the Iranian system that every single day, behind every decision they make, they weigh the costs and they weigh the benefits. And we have to make sure that the costs of all the nefarious things they are doing outweigh the benefits of what they are doing. This is the reason why the blockade is in place. The blockade is not a blockade against shipping. It's a blockade against Iranian shipping because they cannot be the sole beneficiaries of an illegal, unlawful, and unjustified system of tolling and control in the Straits. अब अब्बास अरागची का जो आखिरी पोस्ट है वो पोस्ट भी दिखा दीजिए। अब्बास अरागची लिखते हैं, प्लीज टू एंगेज विद रसिया एट द हाईएस्ट लेवल एट द रीजन इन मेजर फ्लक्स। रिसेंट इवेंट्स हैव एविडेंस्ड द डेप्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज आवर रिलेशनशिप कंटिन्यूज टू ग्रो। वी आर ग्रेटफुल फॉर सॉलिडारिटी एंड वेलकम रसिया's सपोर्ट फॉर डिप्लोमेसी। ये
जो रूस गए हैं, पुतिन के साथ मुलाकात हुई है, और सरगेई लावरोव जो रूस के चाणक्य आजकल कहे जाते हैं, उनके साथ मुलाकात के बाद रूस की सॉलिडेरिटी को लेकर के और इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके बाद एक चीज और दिखाना है, जो भाऊ ने कहा था चर्चा में, तो चर्चा में जो चीज आ जाती है उसको हम जरूर दिखाते हैं। आगे देखिए ब्रेंट क्रूड, अब वो वायदा कारोबार में कहां तक पहुंच गया है वो तो छोड़िए, जो अभी का है उस पे देखिए, मतलब अभी के रात में 110 के करीब ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका था। ये रात में 9:17 का है, 27/4 रात 9:17, 109 पार 110 के तरफ बढ़ चुका था कल रात में ही। और सुबह का ये तनातनी सुबह की, इस समय ब्रेंट क्रूड जो भाव कर रहे हैं कि 115 वायदा कारोबार में 115 पहुंच ही चुका होगा। खैर, अब यहीं पर हमको विराम दीजिए, हम फिर अगली खबर के साथ तुरंत आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।